बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 12 में जो है ना कोई बे इंतहा MCQs इसमें से बन सकते हैं और बनते भी हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के MCQs होते हैं। PSY 101 का ये जो MCQs है ना, मैं आपको बताऊँ, इन्होंने इस वजह से MCQs वाला पेपर रखा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसकी एक एक लाइन में से MCQs बन सकते हैं और वो बनाते भी हैं और वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चे खुश ना हो कि कुछ टॉपिक्स हम लोग छोड़ देंगे तो सिर्फ मेन सिर्फ एक एक लाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए वैसे तो होता है ना कि कुछ टॉपिक्स तो इंस्ट्रक्टर ये करते हैं कि शॉर्ट में डाल देते हैं, कुछ लॉन्ग में डाल देते हैं, कुछ MCQs में डाल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ होने ही MCQs है तो वो हर टॉपिक में से MCQs बनाएंगे, ठीक है। तो आज खैर आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से किधर किधर से MCQs आ सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा पूरा ब्रेन बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स होता है, कोई ट्रिलियन के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं और हर सेल मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सिग्नल्स को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। हमारा बोलना, हमारे रिलीजन, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो बच्चे पालने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, काम होते हैं, टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमीज, ये सारी चीज़ें इंसान के खुद बनाई हुई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ब्रेन की कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि ब्रेन ही होता है जो कि हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की रिप्रेजेंटेशंस बनाता है बाहर की दुनिया के बारे में और हम फिर उन रिप्रेजेंटेशंस की बेस में मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंशंस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपने बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेस देखें मेन, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। सबसे पहले आज जो हम लोगों ने पढ़ना है ना, वो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के और नर्व्स के और नर्व सेल्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, ठीक है। ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व को और नर्व सेल्स को। और उसके बाद नर्वस सिस्टम क्या करता है कि नर्वस सिस्टम और दूसरी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन करना, उनका आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, उनको कम्युनिकेट करवाना, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो सारा भी नर्वस सिस्टम ही करता है, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए हुए नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ये आप लोगों का आता है MCQs। ये डैश में न्यूरॉन की जगह पे डैश होती है, तो आपने बताना होता है कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, बिजली की तरह का एक इम्पल्स होता है जो कि पूरे नर्व्स के ऊपर से जो होती है ना, हमारी जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर ट्रैवल करता है और 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। हर सेकंड हमारा जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर हर सेकंड में मुख्तलिफ किस्म के इम्पल्सेस गुजर रहे होते हैं। ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना, अगर वो एक दफ़ा डैमेज हो जाएं, डेड हो जाएं, तो वो कभी भी रीग्रो नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग नर्व्स की बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर और वैसे जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स के अंदर बहुत ही बारीक किस्म के फाइबर्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग सैकड़ों के हिसाब से वो वाले फाइबर्स हम लोग इकट्ठा करें ना, तो वो सारे के सारे सिर्फ 1 मिलीमीटर में फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज कि ब्रेन जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। हेमिस्फेयर्स हम लोग उसको कहते हैं, दोनों पार्ट्स को। लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और राइट हेमिस्फेयर होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ना, वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे MCQs में आते हैं आप लोगों के कि लेफ्ट हेमिस्फेयर किसको कंट्रोल करेगा? राइट वाली बॉडी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल जो सरफेस एरिया हम लोग देखें, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये जो नालियों का मुख्तलिफ गुच्छा नहीं होता आपके दिमाग के अंदर, जिसको मगज भी बोलते हैं, वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर आप लोग उसको फ्लैट करके चौड़ा करके फैलाएं तो उसका जो टोटल जो एरिया बनता है ना, वो बनता है 2.5 स्क्वायर फीट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नर्व सेल्स की। अगर हम लोग बात करें तो नर्व सेल जो होता है ना, वो होता है न्यूरॉन। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये इस तरह काम करता है कि मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर दूसरे सेल को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर देखें ना, ये पूरा न्यूरॉन है। ये जो ब्रांच की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये वाला जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर होता है न्यूक्लियस और ये होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वाला ये जो सारा रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं सोमा, ठीक है। ये जो दुम की तरह का सारा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन के इर्द गिर्द जो शीट पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना एक्सॉन की दुम के साथ एंड पे, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बटन्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या होते हैं, ये रिसीवर्स होते हैं। जब भी कोई सिग्नल न्यूरॉन की तरफ आता है तो उनको रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, ठीक है। ये ब्रांच की तरह के फाइबर्स होते हैं जो सेल की बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने याद करना है कि ये पूरा ये बताएंगे कि रिसीवर्स ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स कौन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल की जो बॉडी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या होता है, सोमा होता है। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में आता है कि सेल बॉडी कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड सोमा। साइटोप्लाज्म ही होता है जो सेल को जिंदा रखता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सॉन की अगर बात करें, जो नर्व इंपल्स होते हैं ना, ये सोमा से इस एक्सॉन के ऊपर से गुजर के टर्मिनल बटन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और थ्रू द एक्सटेंडेड फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन, यही एक्सटेंडेड फाइबर होती है न्यूरॉन की, लंबी सी ये फाइबर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल बटन्स क्या होते हैं, एक स्वोलन एक बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सॉन के एक एंड पे पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल बटन्स। ये भी आपके एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन क्या करता है कि न्यूरॉन के जो करीब जितने भी ग्लैंड्स और मसल्स और जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यानी कि ये अपना मैसेज यहाँ से छोड़ेगा और वहां से अगले न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचेगा और वो फिर जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाएगा। अब नर्व सेल्स के दरमियान में कनेक्शंस होते हैं, यानी कि ये एक नर्व सेल है ना, ठीक है। अब जो दूसरा न्यूरॉन होगा ना, वो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पाया जाता है तो इस न्यूरॉन और उस अगले न्यूरॉन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। और जो हमारे जो नर्व इंपल्सेस होते हैं ना, वो यहाँ से गुजर के इन टर्मिनल बटन्स तक जाएंगे। टर्मिनल बटन से फिर वो जो इंपल्सेस होंगे ना, एक केमिकल की फॉर्म में रिलीज होंगे उस साइनेप्स के अंदर, यानी कि डिस्टेंस के अंदर। वो जो केमिकल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो फिर न्यूरोट्रांसमीटर उस गैप में से ट्रेवल करके अगले न्यूरॉन तक जाएगा। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। वो प्रोसीजर जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है साइनेप्टिक गैप के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यानी कि साइनेप्स के बाद जो अगला न्यूरॉन पाया जाता है वो स्टिमुलेट कैसे होता है, केमिकल मैसेजेस के थ्रू स्टिमुलेट होता है। और वो केमिकल मैसेज क्या होते हैं, न्यूरॉन्स उनको रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये केमिकल मैसेजेस ही होते हैं जो कि साइनेप्स को क्रॉस करके अगले न्यूरॉन तक जाते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं केमिकल मैसेजेस की। ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी मैसेज होते हैं और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी मैसेजेस, ठीक है। एक्साइटेटरी मैसेजेस वो होते हैं, ये वो केमिकल मैसेजेस जब अगला न्यूरॉन रिसीव करता है ना तो वो फायर स्टार्ट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसको एक्साइटेटरी मैसेज मिलेगा, ठीक है। और ये एक इसमें ये होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, यानी कि काम करने का, कोई एक्शन करने का जो मैसेज होता है वो ट्रैवल करता है एक्सॉन के अंदर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है इनहिबिटरी मैसेज। ये केमिकल मैसेज क्या करता है कि जब न्यूरॉन इनहिबिटरी मैसेज को रिसीव करेगा ना तो वो फायरिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है। और एक्सॉन के साथ वो जो एक एक्शन करने का मैसेज जो चल रहा होगा उसको भी स्टॉप कर देगा, ठीक है। बता देगा कि अब एक्शन पोटेंशियल की जरूरत नहीं है एक्सॉन के साथ ट्रेवल करने की। तो दो तरह के ये मैसेजेस होते हैं। अच्छा, जो न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, इनको हम लोग इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये सारे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कितने ज्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं। आपका एमसीक्यूज आ सकता है वो कौन सा न्यूरॉन होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल करवाता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करे एक्सॉन के साथ, तो दैट इज एक्साइटेटरी मैसेज जो कि फायर करवाता है। इनहिबिटरी मैसेज होता है जो कि इनहिबिट करवाता है न्यूरॉन की रिसीविंग को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे भी आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है, विच न्यूरॉन इज कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। वो होता है सेंसरी न्यूरॉन, उसका आंसर होगा। या यूं भी आ सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड, आगे ऑप्शन में लिखा होगा एफरेंट, इफरेंट, इंटर न्यूरॉन, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस लिखे होंगे, ठीक है। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी रिसेप्टर सेल से, सेंसरी रिसेप्टर सेल कौन से होते हैं, रिसेप्टर का मतलब होता है चीज को रिसीव करना, सेंसरी मतलब वर्ड जो निकला है ना वो निकला है सेंसेस से। ये वो सेल जो आप लोगों की 5 सेंसेस होते हैं ना, वहां 5 सेंसेस में जो सेल पाए जाते हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं कि जो उन सेल से मैसेज लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ये वो न्यूरॉन्स होते हैं
जो मैसेजेस को सेंसरी न्यूरॉन से लेके इंटर न्यूरॉन्स तक दूसरे जितने भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उन तक पहुंचाएंगे या मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेंगे, तो लेके तो या मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे या दूसरे मुख्तलिफ किस्म के जो इंटर न्यूरॉन्स होंगे उन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेंसरी यानी नर्वस सिस्टम की हमने यानी कि एक न्यूरॉन की हम लोगों ने बात कर ली। आगे हम अब चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरी का मतलब होता है बाहर। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है ना, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जिसमें सारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आएंगे लेकिन सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें नहीं आएगा, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना उनकी वोलेंट्री मूवमेंट्स को, यानी कि जो आप अपनी मर्जी से मूवमेंट्स कर रहे होते हैं ना अपने स्केलेटन की, हाथ की, पाँव की, मुंह की, मतलब जो आप अपनी मर्जी से जितने भी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं, जो कि आप नहीं कर रहे होते, खुद ही ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रही होती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे आप लोगों का हार्ट मूव कर रहा होता है, आप लोगों के जो लंग्स होते हैं वो उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, आपका स्टमक, आपके मुख्तलिफ ग्लैंड्स और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर खुद ही मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो सारी ऑटोनॉमिक डिवीजन के अंदर आती हैं। ठीक है, एक तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट्स हैं, तो ये किसके पार्ट्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब आगे जितना भी हमारा लेक्चर है ना ये सारे का सारा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है कि इसमें ये होता है कि ब्रेन जो है ना वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंसेशन के थ्रू जो है वो रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि इस इंफॉर्मेशन का जवाब कैसे देना है। ठीक है, ये सारा जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम हो रहा होता है। ब्रेन का मेन फंक्शन जो है ना बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है कि कंप्यूटर को भी जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना सीपीयू, वो भी ऐसे ही काम करता है कि उसको भी एक इनपुट मिलता है, सीपीयू उसको एनालाइज करता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग ने ये तो देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को स्टडी करते हैं। ब्रेन जो होता है ना मेन हमारे सारे नर्वस सिस्टम का एक सेंटर होता है। ठीक है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम जितने भी काम करते हैं ना, सींग, देखने के, सुनने के, स्मेल करने के, टेस्ट करने के, सोचने के, फील करने के, याद करने के, बोलना, ख्वाब देखना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और भी मुख्तलिफ किस्म के काम, इन सारे कामों को कौन कर रहा होता है, हमारा ब्रेन कर रहा होता है। ये एक रेगुलेटर होता है और बेसिक सर्वाइवल होता है। बेसिक ये यानी कि हमारी जो जिंदा रहने की बेसिक जो फंक्शंस होते हैं ना, सांस लेना, रेस्ट करना, खाना, फीड करना, ये जो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं इनको रेगुलेट करना ये सारा ब्रेन का काम होता है, ये रेगुलेटर होता है। और उसके अलावा हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल के फंक्शंस होते हैं यानी कि वो फंक्शन जो कि दूसरों को नजर नहीं आ रहे होते, जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गई, दूर अंदेशी सोचना, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी सारे जो फंक्शंस होते हैं ये भी कौन करवाता है, ब्रेन ही करता है। ठीक है, ये तो ब्रेन का ये काम हो गया। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करता है, यानी कि ब्रेन और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या करनी है, हमने मूवमेंट करनी है अपनी बॉडी की, तो मूवमेंट को रेगुलेट कौन करेगा, ब्रेन करेगा। लेकिन वो मूवमेंट वाला मैसेज ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाएगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंचाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ आना और ब्रेन से दूर बॉडी तक लेके जाना ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, अब आप लोग खुद यहाँ से अंदाजा लगाने इसमें से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। मेन में मैं आप लोगों को बातें ऐसी बता रही हूँ, ये आप लोगों को आसानी से इसमें से एमसीक्यूज आगे आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा। अच्छा, अब ब्रेन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं। ब्रेन के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अंदर जितने भी इंटरनल सिस्टम्स हो रहे हैं उनको रेगुलेट करना, रिप्रोडक्शन करना, सेंसेशन करना यानी कि फील करना, कोई चीज़ सेंस करना, मोशन यानी कि मूवमेंट करना, और मुख्तलिफ जितने भी इन्वायरमेंट के डिमांड्स होते हैं उनके हिसाब से बॉडी को अडेप्ट करना, ये सब कुछ ब्रेन का ही काम होता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें और ये एक डीपली ग्रूव्ड स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ किस्म की नालियां होती हैं इनके अंदर, स्कल के अंदर से ये सेफ होता है।
एवरेज जो इंसान जो अडल्ट ह्यूमन होता है ना, उसका जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड्स, 1.3 टू 1.4 kg। तो ये अपने वेट अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आएगा। और अगर हम लोग ब्रेन को बाहर से देखें ना तो ये पिंक ग्रे कलर का लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, स्पॉन्जी लगता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन के अंदर बिलियन के हिसाब से होते हैं नर्व सेल्स, जिनको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, और ट्रिलियन के हिसाब से सपोर्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ये हमने बात याद रखनी है, नर्व सेल्स बिलियंस होते हैं और सपोर्ट सेल्स कौन से होते हैं, वो ट्रिलियंस होते हैं, ठीक है। पिंकिश ग्रे स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। उसके बाद अब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने 3 पार्ट्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद हर पार्ट के अंदर जो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। फॉर ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हिपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर होता है टेक्टम, टेगमेंटम, रेटिकुलर फॉर्मेशन और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के अंदर होता है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, यानी कि वो आपको कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कहेंगे कि मिड ब्रेन का आप जो है ना, मिड ब्रेन के जो है ना वो पार्ट्स हैं, एक्सेप्ट लगा देंगे तो इसमें से कोई से 3 जो है ना वो लिख देंगे मिड ब्रेन वाले, और कोई एक जो है ना वो फोर ब्रेन या हैंड ब्रेन का लिख देंगे, ठीक है। या वो ऐसे भी करते हैं कि सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस देंगे, आपको कहेंगे कि मिड ब्रेन का जो है ना इसमें से आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करें कि मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है, तो उसमें फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के भी मुख्तलिफ लिख देंगे, मिड ब्रेन का एक ऑप्शन होगा। तो ये वाले सारे जितने भी पार्ट्स हैं ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ब्रेन स्टेम क्या होती है? आपने कभी ब्रेन की पिक्चर देखी हो ना तो आपको पता हो कि ब्रेन की अगर साइड से देखा जाए ना तो ब्रेन की पिछली जो साइड होती है ना उसके साथ लंबा सा स्ट्रक्चर होता है पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। उस लंबे से स्ट्रक्चर को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये ब्रेन स्टेम जो होता है ना बिल्कुल हमारा जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना उसके नीचे पाया जाता है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, ब्रेन स्टेम के अंदर जो है ना वो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है हम लोग उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हर वर्टिब्रेट के अंदर ये वाले चारों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं जो ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं? उसमें आ जाता है मेड्यूला, पोन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन और थैलेमस। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सबसे पहले अब ये इनका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बेसिक, वो होती है हार्ट बीट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेड्यूला को, जिसको हम लोग मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे पाया जाता है, और टॉप से लेके और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि लंबा सा होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई के साथ ये भी लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और मेड्यूला अगर डैमेज हो जाए ना तो बहुत ही मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मेड्यूला का काम होता है हमारी जो रिस्पायरेशन हो रही होती है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े मूव करते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है। हमारी हार्ट बीट को और हमारे ब्लड प्रेशर को मेड्यूला कंट्रोल करता है। और अगर मेड्यूला डैमेज हो जाए तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये तीनों फंक्शनिंग कितनी बुरी तरह से अफेक्ट होंगी, ठीक है। और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के जो दूसरे पार्ट होते हैं उनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन आ जा रही होती है उसको भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी से जितनी भी नर्व्स ब्रेन की तरफ आ रही होती है और हमारे ब्रेन से जितनी भी नर्व्स बॉडी की तरफ जा रही होती हैं, ये भी सारी आपस में जो क्रॉस ओवर करती हैं ना वो मेड्यूला पे ही क्रॉस ओवर करती है। यही वजह है कि हमारी जो लेफ्ट बॉडी होती है ना वो राइट वाले ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है, और हमारी जो राइट बॉडी होती है वो लेफ्ट वाले ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेड्यूला होता है ना इसके अंदर 3 सेंटर पाए जाते हैं। वो सेंटर कौन कौन से होते हैं? देखें, हमने फंक्शन पढ़े कि मेड्यूला के 3 फंक्शन होते हैं, रिस्पायरेशन, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। तो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर होता है वो होता है रिस्पायरेटरी सेंटर, जो कि हमारी जो ब्रीथिंग के रिदम है ना उसको रेगुलेट करता है। दूसरा जो हार्ट बीट का फंक्शन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर होता है वो होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बात हो रही है वो कार्डियो में आती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को रेगुलेट करवाता है। तीसरा फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर। इसके लिए जो सेंटर होता है वो होता है वेजोमोटर सेंटर। ये ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर होता है ना, हमारे जो ब्लड के हमारी जो नालियां होती हैं ना ब्लड की, उनका जो मोटाई होती है उसको रेगुलेट करना, उन वेसल्स को रेगुलेट करना,
ठीक रखना, ये सब कुछ वेजो मोटर सेंटर का ही काम होता है, ठीक है। तो ये वाला सारे फंक्शंस होते हैं मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा का। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं पॉन्स पे। पॉन्स एक लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ब्रिज। एमसीक्यूज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो सेंटर्स थे ना मेडुला के, ये अपने अच्छे तरीके से याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉन्स जो है ना एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है और मुख्तलिफ जो ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना उनको आपस में कनेक्ट करता है। ये पॉन्स होता है, ठीक है। पॉन्स एक स्टेशन की तरह काम करता है कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो और सेरिबेलम के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स आ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल लेके सेरिबेलम तक पहुंचाना ये भी पॉन्स का काम होता है। नर्व इम्पल्सेस जितनी आ रही होती हैं हमारी आंखों से, कानों से, या हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो फिर उससे भी जितनी भी नर्व इम्पल्सेस आ रही होती हैं वो सारी सेरिबेलम तक सेंट होती है, ठीक है, वहां तक पहुंचनी होती हैं। तो वहां तक पहुंचाता कौन है? पॉन्स पहुंचाता है। पॉन्स उसके अलावा जितने भी हमारी ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करने में जो रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं उनको भी जो है वो पार्टिसिपेट कराता है, हमारी ब्रीथिंग रेट को देखता है। उसके बाद जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम लोग जाग रहे होते हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियस होता है, कॉन्शियसनेस का लेवल, उसको भी पॉन्स ही जो है ना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के ऊपर। ये जो उनके मेन फंक्शंस है ना, जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और स्लीप, ये किसका फंक्शन है? ये पॉन्स का फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है? ये वो रीजन होता है जो कि आपका जो हाइंड ब्रेन होता है ना उसके मिडल से स्टार्ट होता है और मिड ब्रेन तक आता है, ठीक है। ये नर्व सेल्स का बहुत डेंस नेटवर्क होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नर्व सेल्स होती हैं। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन वो हिस्सा होता है कि जब आप लोग सो रहे होते हैं ना तब भी आप लोगों के ब्रेन को अलर्ट रखता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बनाता है और जितने भी मतलब जागने के लिए ब्रेन को जितने भी स्टिमुलेशन की जरूरत होती है ना ये भी रेटिकुलर फॉर्मेशन ही उसको करता है। आपने अगर सो रहे हो तो आपने अगर जागना हो तो आपके जागने के लिए लाजमी है कि आप लोगों का रेटिकुलर फॉर्मेशन ही होता है जो आप लोगों को जगाता है। अगर डैमेज हो जाए रेटिकुलर फॉर्मेशन तो फिर कोमा वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं थैलेमस। इसमें क्या होता है? ये एग की तरह का एक पेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन की स्टेम के सबसे ऊपर पाया जाता है। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एप्रोप्रिएट एरिया तक पहुंचाना ये थैलेमस का काम होता है। थैलेमस एक स्टेशन की तरह काम करता है, ब्रेन का जो स्विच बोर्ड होता है ना उसकी तरह काम करता है। ये मैसेज को रास्ता दिखाता है कि कॉर्टेक्स के कौन से एरिया की तरफ जाना है। उसके बाद जितने भी रिप्लाईज देने होते हैं ना सेरिबेलम और मेडुला को, वो भी ये थैलेमस ही देता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन से और उनको ब्रेन का जो हायर रीजन होता है उन तक पहुंचाता है और ये डील करता है विजन, ऑडिशन, टेस्ट और टच, ठीक है। ये हमारी 4 सेंसेस के साथ जो है ना वो डील करता है, विजन, ऑडिशन, टेस्ट और टच के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं सेरिबेलम की बात करते हैं। सेरिबेलम लेटेंट वर्ड से निकला जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, एक छोटा दिमाग, ठीक है। और ये ब्रेन स्टेम के पीछे मौजूद होता है। सेरिबेलम बिल्कुल सिमिलर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। सेरिबेलम को 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सॉरी, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हेमिस्फीयर और एक होता है हेमिस्फीयर के इर्द गिर्द एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा जो ब्रेन होता है ना उसमें 10% हिस्सा इसी सेरिबेलम का होता है। इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, मतलब पूरा दूसरा जितना भी ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उतनी ही न्यूरॉन्स इस एक स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं। बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी की कोऑर्डिनेशन कराना, मुख्तलिफ हिस्सों की पोस्चर को मेंटेन रखना, बैलेंस को मेंटेन रखना, ये सब कुछ सेरिबेलम का काम होता है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट्स आपकी ठीक नहीं होती, जर्की यानी कि बॉडी को झटके लगना, ये सारा जो है ना वो होता है, ठीक है। तो ये सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और बैलेंस, ये होता है और इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये 2 इसमें से एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल ब्रेन और ये सेरिब्रम से नीचे पाया जाता है, सेरिब्रम के नीचे दबा हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये एमसीक्यूज है कि कौन सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग इमोशनल ब्रेन कहते हैं, दैट इज अ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना ये डोनट की तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसका मेन काम होता है इमोशंस के साथ, यानी कि डर, गुस्सा आना, उसके बाद भूख महसूस होना, उसके बाद जितनी भी हमारे अंदर ख्वाहिशात पैदा होती है ना, भूख लगना, सेक्स, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करना, ये सारा लिम्बिक सिस्टम का काम होता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला और उसके बाद हिपोथैलेमस। सबसे पहले हम देखते हैं एमिग्डाला क्या होता है। ये बादाम की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और
ये इसका भी मेन काम होता है इमोशंस के साथ। एमेगडाला जो है ना, इसका होता है एग्रेशन और फियर के साथ, यानी कि गुस्सा आना और खौफ महसूस करना। ये इन दो चीजों को कंट्रोल कौन करता है? एमेगडाला करता है। उसके बाद आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस। ये जो होता है ना, इसका मेन फंक्शन होता है हिप्पोकैम्पस का मेमोरी और लर्निंग के साथ। चीज को जो आप लोग याद करते हैं, आपको जो याद रहती है ना, वो सारे हिप्पोकैम्पस ही उसको करता है। उसके बाद आ जाता है हिपोथैलेमस। सबसे ज्यादा जो छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेन का होता है ना, वो होता है हिपोथैलेमस। ठीक है, और ये थैलेमस से नीचे पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको हिपोथैलेमस कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लाई इसके अंदर पाए जाते हैं और छोटे छोटे से बंडल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। और जितने भी मोटिवेटेड बिहेवियर होता है ना, यानी कि आपको कोई काम करने की जो एक मोटिवेशन मिलती है, वो सारा हिपोथैलेमस करता है। जैसे आप लोगों को प्यास फील होगी, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने पानी पीना है, भूख महसूस होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने खाना खाना है। और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना, ये हिपोथैलेमस का काम होता है। हिपोथैलेमस बॉडी के थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। जब भी आप लोगों को बुखार होता है ना, बॉडी के टेम्परेचर को अप डाउन करना, ये हिपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम को भी यही चलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, हिपोथैलेमस। और इसका भी जो है ना लिंक होता है इमोशंस के साथ। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं होमियोस्टेसिस की। हिपोथैलेमस मेंटेन करता है बॉडी के जितने भी अंदर इंटरनल इक्विलिब्रियम हो रहा होता है ना, यानी कि जब बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जब आपको लो फील हो रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। ठीक है, तो बॉडी को के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए भी हिपोथैलेमस ही ये काम करता है। बॉडी वेसल्स, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो ब्लड की वेसल्स को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि बॉडी जब बहुत ठंडी हो जाती है, ब्लड वेसल्स को थोड़ी सुकड़ जाती हैं। ये हिपोथैलेमस ही इसको करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाता है। उसके बाद आगे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है आप लोगों के ब्रेन का, और जितने भी हायर ब्रेन फंक्शंस होते हैं ना, बहुत ही स्पेशलाइज्ड, जैसे सोचना, काम करना, ये सब कुछ सेरिब्रम करता है। हमारा 2/3 जो हिस्सा होता है ना हमारे ब्रेन का टोटल, उसको ये सेरिब्रम ही उसको ऑक्युपाई करता है। इसमें दो हाफ्स होते हैं जिनको हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ना, वो कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी को, और वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हेमिस्फीयर्स कनेक्ट होते हैं कॉर्पस कैल्यूसम के साथ। ये एक बहुत ही थिक सा स्ट्रक्चर होता है नर्व फाइबर्स का, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैल्यूसम। ठीक है, अच्छा, हमारा जो सेरिब्रम होता है ना, ये ब्रेन की जितनी भी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि इमोशनल फंक्शंस और सोचने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं हायर, उनको कौन डील करता है? सेरिब्रम ही डील करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स निकला है लैटिन वर्ड बार्क से। कॉर्टेक्स का मतलब होता है कवरिंग या शीट। ठीक है, कॉर्टेक्स एक शीट की तरह का, एक टिश्यू की एक शीट होती है जो कि हमारी ब्रेन की सारी बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको बनाती है। 1/10 इंच इसकी थिकनेस होती है, और कॉर्टेक्स के अंदर 30 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं और 300 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये बॉडी की जो कंट्रोल होता है और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही होता है। उसके बाद इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सल्सी एंड गायरस। यानी कि जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, जो आप लोगों को मेन बड़ा सा मगज नजर आता है ना ब्रेन का, दैट इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सल्सी का मतलब होता है यानी कि स्मॉल ग्रूव्स, यानी कि जो छोटी छोटी नालियां पाई जाती हैं ब्रेन के अंदर, और गायरी का मतलब होता है लार्ज ग्रूव्स, यानी कि जो मोटी और बड़ी नालियां पाई जाती हैं, इनको हम लोग फिसर्स भी कहते हैं। उसके बाद ब्रेन के अंदर दो तरह के मैटर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर कौन सा होता है? हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, वो उसके अंदर ग्लियाल सेल्स पाए जाते हैं, सेल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी बॉडीज पाई जाती हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के आपस में इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो इन सब का जो कलर होता है ना, वो ग्रे होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो भी ग्रेइश ब्राउन उसकी अपीयरेंस होती है, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। उसके बाद व्हाइट मैटर क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे एक्सॉन्स पाए जाते हैं। एक्सॉन्स का आप लोगों को पता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जो है ना, वो व्हाइट कलर की होती है, इसलिए ये व्हाइट कलर का नजर आता है, तो हम लोग इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा सेरिब्रल होता है, इसके 4 लॉब्स होते हैं। एक होता है फ्रंटल लॉब, उसके बाद पेराइटल लॉब, उसके बाद टेम्पोरल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब। हर जो लॉब होता है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। हर जो हेमिस्फीयर होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, और इसमें फ्रंटल लॉब अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है, हम जो मूवमेंट करते हैं, मोटर कंट्रोल, और जो हमारी कोग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं, सोचना, प्लान करना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मूव करना, बोलना, ये सब कुछ फ्रंटल लॉब करता है। पेराइटल लॉब क्या करता है कि हमारी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको कंट्रोल करना, मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है,
उसके बाद ओरिएंटेशन को, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, रिकॉग्निशन को, स्टिमुलाई को परसेप्ट करना, ये पैराइटल लॉब करता है। उसके बाद टेम्पोरल लॉब का मेन फंक्शन होता है ऑडिटरी स्टिमुलाई के साथ, यानी कि जो कुछ आप लोग सुनते हैं उसको समझना, परसेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, ये टेम्पोरल लॉब करता है। उसके बाद मेमोरी और स्पीच, यानी कि जो कुछ आप बोलते हैं उसके साथ भी यही डील करता है। उसके बाद इसको हम लोग वेर्निक्स एरिया भी कहते हैं, यानी कि इसका मेन कंसर्न होता है लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना। जो भी आप लोग सुनते हैं चीज, वो जिस जबान में बोली गई है, किस जबान में बोली गई, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये भी टेम्पोरल लॉब का काम होता है। उसके बाद जो ऑक्सीपिटल लॉब होता है, ये मेनली एसोसिएट होता है विजुअल प्रोसेसिंग के साथ, यानी कि जो कुछ आप लोग देखते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन आती है ना देखने से, वो जब आपके ब्रेन के अंदर आती है तो ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीपिटल लॉब होता है वो उसको जाके इंटरप्रेट करेगा। तो ये जो चारों लॉब्स हैं इनके, ये सारे फंक्शंस ये सारे आते हैं आप लोगों के एमसीक्यूज में। उसके बाद एक होता है क्रैनियम। क्रैनियम होता है हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, इसकी जो सबसे बाहर वाली कैविटी होती है जिसको हम लोग स्कल कहते हैं, वो होता है क्रैनियम। और ये जो हमारी दिमाग की जो स्कल होती है, ये 8 किस्म की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक जो होती है वो फ्रंटल बोन होती है, 2 होती है पेराइटल बोन्स, 2 होती है इसमें टेम्पोरल बोन्स, एक उसमें ऑक्सीपिटल बोन होती है, एक होती है सफिनॉइड बोन और एक होती है एथमोइड बोन। ये वाली 8 तरह की जो है ना इसमें बोन्स हमारे दिमाग के अंदर ये पाई जाती हैं। ये जो बोन्स हैं, ये इनकी तादाद आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ 2 इसमें हैं, एक ऑक्सीपिटल नहीं सॉरी एक टेम्पोरल और एक पेराइटल, ये 2 है, बाकी जितनी भी बोन्स हैं ये 1 होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इसमें से एक एक लाइन आपने याद करनी है अच्छे तरीके से, हैंड आउट आप लोग इसको जो है वो रीड करें इसमें से, ठीक है। और बाकी इसमें से बहुत सारे जो है ना क्विजेस कवर हो गए हैं आप लोगों के क्विज नंबर 2 में, ठीक है। तो क्विज 2 की वीडियो आपने देख लेनी है, उसमें जो एमसीक्यूज आए हुए हैं ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, वो ज्यादातर इसी चैप्टर में से आए हुए थे, ठीक है। तो बाकी मुझे तो हमें याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।